नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी 14 दिसंबर को आपको पेपर होने वाले हैं, जो एडमिट कार्ड प्री एडमिट कार्ड आ भी गए हैं, आप लोग सेंटर भी देख लिए होंगे। तो इसमें हिंदी की पेडागोगी कैसे पूछा जाएगा, आज हम सभी लोग हिंदी की पेडागोगी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। पाठक बने पढ़ने वाला मतलब सीखने, पाठक बने होता है सीखने वाला। क्लास के बाहर भी वो क्या करें, सक्षम सीखने वाला बने। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? सबसे अधिक कौन सी रणनीति होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है सीटेट पे। आंसर में क्या दिया है, चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन। जिस ऑप्शन में ये आदर्श वाचन रहेगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। पीछे पीछे दोहराने की बात आएगी, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी गहराई से प्रोत्साहित करना, गलत हो जाएगा। विविध प्रकार, जहां पर विविधता की बात आएगी, डाइवर्सिटी की बात आएगी, रुचिकर की बात आएगी, इंटरेस्ट की बात आएगी, प्रासंगिक होगा, ये सारी चीजें अवसर देगा। विविधता जहां आती है, डाइवर्सिटी जहां आती है, वो ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यह विभिन्न डायरेक्शन में सोचेगा। तो विविधता भी सही होगा। जहां पर इंटरेस्ट की बात आएगी वो भी सही होगा। जहां पर प्रासंगिकता की बात आएगी वो भी सही होगा। जहां पे अवसर देना आएगा वो भी सही होगा। तो इस कक्षा के बाहर बने ये ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा, इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करती है? नहीं का मतलब क्या बताना है आपको, गलत बताना है। नहीं का मतलब क्या है, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो गलत है उसी को हमें बताना है। पहला कर है, दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, जहां पे अंतःक्रिया आता है वो सही होता है। ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश, जहां पे परिवेश की बात करेगा वो भी सही होगा। बच्चों के भाषा में रुचि को बनाए रखना, यह भी सही होगा। जहां पे अभिभावक आएगा गलत होगा। जहां पे अध्यापक आएगा गलत होगा। जहां पे ड्रिल की बात आएगी गलत होगा। जहां पे पुनरावृत्ति की बात आएगी गलत होगा। तो हमसे नहीं पूछ ही रहा है, गलत ही पूछ रहा है। इसका मतलब है इसका सबसे ऑप्शन सही कौन होगा, सी सही होगा। इसका जो सबसे सुटेबल आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा की कक्षा में गतिविधि यानी एक्टिविटी और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखिए केवल आ गया, गलत हो गया। केवल की बात आ गई, गलत हो गई। कुछ चयनित बच्चे हमें कुछ चयनित बच्चों का क्या करना है, कुछ चयनित बच्चे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें होलिस्टिक की बात करना है, हमें सभी बच्चों को सिखाना है, कुछ चयनित बच्चों को नहीं सिखाना है, इसलिए ये तरीका गलत हो जाएगा। भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, जहां आएगा संलग्न करना मतलब होता है इंगेजमेंट, जोड़ना। सावधानी पूर्वक अवलोकन, बच्चों को योगात्मक परीक्षा में ब्रेड देने में मदद करना। गठन में सावधानी पूर्वक विचार करना, क्योंकि कुछ चयनित बच्चों उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं
जो ने सक्रिय, हाँ जहां पे सक्रिय भागीदारी की बात आएगी, जहां पे सक्रिय भागीदारी आएगा, प्रोत्साहन की बात आएगा, वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ बच्चे हैं, समूह हैं, ऐसे बच्चों के साथ क्रिया कर सकते हैं जो उनको प्रोत्साहित करे, अवसर दे। तो ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे सुटेबल बी होगा। क्योंकि यहां पर योगात्मक परीक्षा की बात आ रही है। योगात्मक परीक्षा मतलब सबमेटिव असेसमेंट, और जहां पे सबमेटिव असेसमेंट आएगा गलत हो जाएगा। कोई भूमिका नहीं है, गलत हो जाएगा। केवल आएगा, गलत हो जाएगा। केवल बी ऑप्शन ही आपको सही मिलेगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो कौन सा आंसर होगा, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन और अंतिम रूप से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों में परिचित कराना चाहती है। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? लेखन प्रक्रिया का उत्पादन, लेखन का प्रक्रिया उत्पादन, लेखन का उत्पादन, लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका, लेखन का प्रगतिशील तरीका। ठीक है। लेखन का प्रक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। यहां पे जो सवाल है, लेखन का अंतिम रूप से पहले योजना बनाना फिर प्रारूपण चरणों में परिचित कराना चाहती है, और अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? लेखन की प्रक्रिया का अनुसरण कर। लेखन की जहां पर ये उत्पाद आएगा गलत हो जाएगा। उद्देश्यपूर्ण तरीका, प्रगतिशील तरीका खैर सही होता है, लेकिन सबसे उत्तम है यह प्रक्रिया। जिस ऑप्शन में ये प्रक्रिया आएगा, प्रोसेस आएगा, वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, सही होगा। प्रक्रिया आए, ऑप्शन आए, वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखने के अंतिम स्वरूप देने से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों में परिचित कराना चाहती है। अब लेखन के उपागम का अनुसरण कर रही है। लेखन प्रक्रिया उपागम लेखन कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक चरण को क्रमिक रूप से पूरा करने में लेखन एक सहज और सरल कार्य बन जाता है। लेखन प्रक्रिया उपागम के माध्यम से शिक्षक तथा दूसरे शिक्षार्थियों के सहयोग से अपने ज्ञान और कौशल का अधिगम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? नहीं पूछ रहा है। नहीं का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? गलत पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन पूछ रहा है जो ऑप्शन गलत है। इसका मतलब है इसमें 3 ऑप्शन जो है सही है, करेक्ट है, और एक ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका मीनिंग यही होता है, जहां पे नहीं है उसका मीनिंग यही होता है 3 सही है और एक गलत है। तो 3 सही है, एक गलत है। वो गलत को आपको 3 सही को नहीं पूछ रहा है, बल्कि एक गलत को पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से गलत कौन है? तो ऑप्शन में से देखो गलत कौन होगा? समाचार पत्र लेखन प्रामाणिक सामग्री हो सकता है, विज्ञापन, डायरी और पाठ्य पुस्तकें। देखिए, पाठ्य पुस्तकें जो है प्रामाणिक सामग्री नहीं होती। ऐसा क्यों? अब आपको तो बुरा लगता होगा कि पाठ्य पुस्तकें जो है प्रामाणिक सामग्री क्यों नहीं होती, क्योंकि वह एनसीईआरटी निकलती है, तो प्रामाणिक सामग्री के रूप में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। प्रामाणिक सामग्री क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे देखेंगे, समझ में आ जाए। पाठ्य पुस्तकें भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है, जबकि समाचार पत्र के लेखन, डायरी प्रविष्टियां, विज्ञापन भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री है। प्रामाणिक माने अथराइज।
देखो समाचार पत्र का जो लेखक होगा अब क्या लिखेगा, अपने विचार को लिखेगा। जो डायरी होगा कोई अपने बारे में लिखेगा। विज्ञापन की जो भाषा होगी वो भी अपनी भाषा देगा, इसलिए यह सही है। प्रमाणिक सामग्री ने पठन ग्रंथ है जो देशी वक्ताओं द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, प्रामाणिक सामग्री वो सामग्री होती है, प्रामाणिक सामग्री वो सामग्री होती है, जो प्रामाणिक सामग्री होती है वो सामग्री होती है जो देशी वक्ताओं द्वारा लिखे जाते हैं। देशी वक्ताओं द्वारा, वक्ताओं माने बोलने वालों, जो देशी वक्ताओं द्वारा लिखा जाता है, जो देशी वक्ताओं द्वारा लिखा जाता है उसी का नाम है प्रामाणिक सामग्री। प्रामाणिक सामग्री वो सामग्री है जो देशी वक्ताओं द्वारा लिखा जाता है। ठीक, लेकिन किताब जो है देशी वक्ताओं द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि किताब किसके द्वारा लिखा गया है, एनसीईआरटी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए पुस्तक जो है प्रामाणिक लेखक में नहीं है। समाचार पत्रों पत्रिकाओं के संदर्भ विशेष रूप से देशी वक्ताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें गैर देशी की कोई पहुंच नहीं है। तो ये है आपके कि पाठ्य पुस्तक जो होता है क्यों नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहां लेखन का उद्देश्य क्या है? एक टीचर है अपने स्टूडेंट से कहा कि शुरुआत जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगे, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े, जिससे अधिक से अधिक आपकी विचारधारा को प्रोन्नति मिले। तो क्या इसमें करना चाहिए? देखो जहां पर व्याकरणिक रूप से आएगा, जहां पर व्याकरण आया गलत हो जाएगा, उचित विराम चिन्ह आया गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये भी व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है, गलत होगा। जहां पे रचनात्मक की बात आएगा वो सही होगा, और लिखते समय जहां पे वर्तनी की बात आएगा, ये सभी चीजें किससे रिलेटेड है? ग्रामर से रिलेटेड है। और ग्रामर हम 1 to 5 वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, 1 to 5 वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। व्याकरण हुआ, ग्रामर हुआ, वो 1 to 5 वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। क्वेश्चन नंबर अगला, लेखन का उद्देश्य रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना है। रचनात्मक लेखन वैचारिक और भावात्मक रूप से रचना करना, मौलिक विचारों पर आधारित। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा श्रेष्ठ कार्य। एक टीचर ने किसी बच्चे को देख करके कहा, अनुच्छेद को देख करके कहा काफी अच्छा लिखे हो, बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या होता है? बच्चों को इस तरह से दी गई फीडबैक वो क्या कहलाती है? जब उसने कहा बहुत अच्छा लिखा है, तो ये फीडबैक क्या कहलाता है? प्रक्रिया और उत्पाद पर केंद्रित, प्रक्रिया और उत्पाद पर केंद्रित, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित। यह प्रक्रिया की जगह किस पे श्रेष्ठ कार्य? उत्पाद पर केंद्रित है, प्रक्रिया की जगह उत्पाद पर केंद्रित है, प्रक्रिया की जगह उत्पाद पर केंद्रित है। और जहां पर उत्पाद आएगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ जो है प्रक्रिया की जगह उत्पाद है, केवल की बात कहेगा गलत हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण सही होता है, इसे रीमेडियल कहते हैं, लेकिन रीमेडियल की बात यहां पे नहीं कर रहा है, वो फीडबैक दे रहा है, गुड बेटर बेस्ट, सबसे अच्छा। इसलिए श्रेष्ठ कार्य के लिए क्या हो जाएगा? प्रक्रिया के स्थान पर उत्पादन पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। सत्र के अंत में परीक्षा, योगात्मक आकलन गलत,
बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन हो सकता है, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। देखो ये निदानात्मक आकलन से होगा, लेकिन आकलन में जो विभिन्न प्रकार के तरीके अपना रहे हैं इससे ज्यादा बेटर आपको डी मिलेगा, और निदानात्मक आकलन इसी में आ जाएगा आपको। निदानात्मक जो आकलन होगा, आकलन का जो विभिन्न प्रकार करेगा, उसमें आपका निदानात्मक आकलन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए सी की अपेक्षा डी आपको आंसर सबसे बेटर मिलेगा। पेडागोगी में सबसे जो बेटर होता है वही देखते हैं हम लोग। आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। भाषा आकलन से तात्पर्य भाषा के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता तथा दूसरों को अभिव्यक्त की समझने में क्षमता में नियमित अवलोकन। आकलन के अंतर्गत बच्चों के विषय संबंधित ज्ञान के साथ साथ जीवन उपयोगी जानकारियों और बच्चों के व्यवहार निरंतर नियम आकलन किया जाए। वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह में पठन की मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें क्लू देता है, संकेत देता है, इसी को हम कहते हैं पाड़ मचान। ये जो देने वाला है उसका नाम है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? पाड़ दिया था, मचान दिया था, जिसमें बच्चों को क्या करते हैं, उन्हें क्लू देते हैं, संकेत देते हैं, मदद देते हैं। हम ऐसे बच्चों को मदद देते हैं एग्जाम्पल के द्वारा या उसके इर्द गिर्द के द्वारा। तो ये पठन पूर्व गलत हो जाए, पठन के बाद, पठन के दौरान। जब हम पढ़ाते हैं उसी समय हम बच्चों को क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, क्लू देते हैं, सारी चीजें पढ़ाते के दौरान ही देते हैं। पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को हम क्या देते हैं? क्लू देते हैं, संकेत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। पठन प्रक्रिया में बालक लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करता है। किसी लिखित भाषा या चित्र को देखकर इसके भाव का अर्थ ग्रहण करना पठन कहलाता है। भाषाओं के अतिरिक्त अन्य विषय के बोध के लिए भी पठन प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव बच्चों को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। बहुत सही बात है। जब भाषा पहले मातृभाषा सीखता है, उसी मातृभाषा से बालक दूसरी भाषा सीखता है, तीसरी भाषा सीखता है। तो दूसरी भाषा जो सीखी जाती है वो प्रथम भाषा से सीखी जाती है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपको गलत मिलेंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन अगला, किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है? अनुमान लगाना। देखो तुलना करने की बात आएगी, गलत हो जाएगा। सरसरी तौर पर पढ़ना गलत वैसे है, लेकिन सरसरी तौर पर पढ़ना तब सही होता है जब कोई विशिष्ट सामग्री है। अगर कोई विशिष्ट सामग्री है तो विशिष्ट सामग्री में हम क्या पढ़ते हैं? गहन तरीके से पाठन करते हैं। लेकिन किसी सूचनाओं और शाब्दिक अर्थ से कहीं आगे जाकर निकलना, जो चीज दिया हुआ है उससे कहीं आगे जाकर के, जैसे कोई पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद जो आप सारांश लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, वो उससे आगे बढ़कर है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना ये सबसे उचित है। क्वेश्चन नंबर अगला, जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह क्या कहलाता है? जहां पे लॉजिकल क्रम है,
इसे क्या कहेंगे? लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे, लॉजिकल चिंतन कहेंगे। तो तार्किक संबद्धता, संबद्धता मान संबद्ध है, सही है, और बाकी जो है ये जुड़ाव है, ठीक है, ये बाकी इसके लिए कर। जहां पे तार्किक क्रम आ रहा है, लॉजिकल थिंकिंग आ रहा है, किसी चीज के बारे में आपको प्लस और माइनस दोनों देख करके ही डिसीजन लेना है, लॉजिकल थिंकिंग कहलाता है। और लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है तो लॉजिकल संबद्धता होना चाहिए, लॉजिक से संबद्ध होना चाहिए। किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन तार्किक संबद्धता कहलाता है। बोधगम्य शब्द से आशय है कि किसी परीक्षा के मानसिक रूप से किसी विषय को समझना। बोधगम्य का मतलब देखो, किसी भी चीज को मानसिक रूप से समझना, अवधारित करने की योग्यता, उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण और मूल्यांकन कर उस पर आधारित प्रश्नों का सटीक समाधान निकालना, यह कहलाता है आपका बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर बल देना चाहिए? पहला है अध्याय के सारांश पर, अध्याय में आए कठिन शब्द, जहां पे कठिन शब्द है गलत, समरी की बात गलत, जहां पर व्याकरण की बात आएगा गलत, जहां पे थीम की बात आएगा सही। पहले से अर्जित जो अनुभव है, उस अर्जित अनुभव से उस थीम को जोड़ना। जो बच्चा पहले से ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान से उसे अगली ज्ञान को जोड़ना, यह कहलाता है अर्जित ज्ञान से उसको जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख ले। अध्यापक क्या कर रहा है? फीडबैक दे रहा है, वो क्या कर रहा है? मदद दे रहा है। ऐसे को कहते हैं मदद देना, इसके फोल्डिंग, इसे कहते हैं इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग, इसे हम मदद देना कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण भी होता है, प्रोत्साहन भी सही होता है, लेकिन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसमें हम जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख ले, जितना सीख सकते हैं उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना, इसे क्या कहते हैं? मदद देना कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ के साथ, नियम को रटकर जहां आएगा गलत, अभ्यास और ड्रिल गलत, और जहां पे पृथक आएगा गलत। किसके अनुसार पढ़ाना चाहिए? संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। व्याकरण को हमेशा कैसे पढ़ाना चाहिए? संदर्भ के साथ, रेफरेंस के साथ जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, तभी पढ़ पाएंगे बच्चे। व्याकरण संदर्भ में पढ़ाई जानी चाहिए। व्याकरण की कक्षा में निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त किए जाते हैं। पहले सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। भाषा व्यवहारिक विषय है, इसे सीखने या अर्जित करने के लिए बातचीत, संवाद, परस्पर अंतःक्रिया आवश्यक हो जाती है। आपस में चर्चा करके विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से व्याकरणिक नियमों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी की पेडागोगी देखा, और हिंदी की पेडागोगी आप सही रखिए, क्योंकि यही जो है आपको वर्ड आपको सेकेंड लैंग्वेज में भी मिलते रहते हैं। जैसे व्याकरण आ गया, ठीक है, अंतःक्रिया आ जाएगा, वो भी सही होगा, चर्चा करना आ जाएगा, व्याकरण के नियम आ जाएंगे, तो यह आपको दूसरे लैंग्वेज में भी कुछ हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप जो है हिंदी की पेडागोगी और पैसेज दोनों तैयार करिए। पेडागोगी भी तैयार करिए, पैसेज भी तैयार करिए, क्योंकि आप पता चल रहा है कि पेडागोगी पढ़ रहे हैं और पैसेज को छोड़ रहे हैं, जो 15 नंबर आप छूट जाएंगे, तो पेडागोगी और पैसेज दोनों मिलाकर के आपको 30 नंबर देगा। इसलिए जो है आप जो है दोनों को पढ़ते रहिए। तो हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन देखा, 15 क्वेश्चन पेडागोगी के देखा। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।